दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का संडे लाइव के आज के एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक और आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पे जो कि है बारिश की तैयारियों के बारे में हम बात करेंगे। अभी बारिश का सीज़न आ गया है, ऑलमोस्ट दहलीज पर है और कागज़ नगर में भी आप देख पा रहे होंगे कि रह रह के छिटपुट बारिश हो जा रही है और हवा चल रही है। मैं भी देखिए आज बाहर बैठा हुआ हूँ, अंदर बगैर पंखे के बैठना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, बहुत उमस हो रही है अंदर। और पंखा अगर मैंने चला दिया तो फिर आवाज़ जो है थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाती है साउंड में। ख़ैर जो भी हो आज इस विषय पे बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले ओपनिंग में कुछ जो है सुझाव दे देता हूँ, उसके बाद धीरे-धीरे आपके कमेंट्स लेना शुरू करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आपने नया घर बनाया है या जो भी है, अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं कराई हुई है, तो अर्थिंग ज़रूर करवा लीजिए, ठीक है ना? अभी जो है इससे पहले हमने एक केस देखा था बालाजी नगर में जहाँ पे नया-नया घर बनाया था, अर्थिंग नहीं करवाया था, ऊपर से बिजली गिरी थी और पूरे घर के वायरिंग शॉर्ट हो गए थे। तो अर्थिंग ज़रूर करवा लीजिए। दूसरी चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये कपड़े सुखाने के लिए तार-वार लगाते हैं ना हम लोग, तो लोहे के तार का इस्तेमाल मत कीजिए। पहले करते थे लोहे के तार का इस्तेमाल, आजकल प्लास्टिक के जो रस्सियाँ आ गई है उसका इस्तेमाल कीजिए क्योंकि बहुत जगह देखा गया है कि लोहे के तार के ऊपर में जो है बिजलियाँ गिर रही हैं। तो ऐसे में आप लोग अपना सेफ्टी इम्पोर्टेंट रखिए और लोहे के तार का इस्तेमाल पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद आप अपने घर के पास देखिए कहीं पे पोल वगैरह लगा है या नहीं करंट का। जैसे मेरे आप पीछे देख सकते हो आस-पास में कहीं पे भी करंट का पोल नहीं है। लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है घर के दहलीज पे ही एकदम गेट के पास में या कहीं पे जो है पोल लगा हुआ होता है। और ऐसे में जो है ना कभी-कभी चांस होते हैं पोल शॉर्ट हो जाने के या फिर कुछ ऐसे दुर्घटनाएँ हो सकती है। तो आप क्या करिए, देखिए पोल अगर कहीं झुका है, टेढ़ा है, कुछ भी है तो आप बिजली विभाग को बोल करके उसको सीधा और सही करवा लीजिए। अच्छा, इसके बाद आप जो है घर में जो वायरिंग वगैरह है उसको टाइम टू टाइम चेंज कराते रहिए। ख़ास तौर पे अगर आपका घर बहुत पुराना हो चुका है, तो एक कमरा देख लीजिए जिसका वायरिंग आपको चेंज करना है। कमरा बाई कमरा आप वायरिंग चेंज कराते जाइए। क्योंकि बहुत सारी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, तार बहुत सारा घस गया है, जो भी है। हर चीज़ की एक लाइफ़ होती है ना, तो उसको जले तक और ट्रिप हुए तक यूज़ करना, शॉर्ट सर्किट हुए तक यूज़ करना सही नहीं है। अगर आपका घर पुराना है या कुछ भी है, तो आप थोड़ा-सा जो है इसको वायरिंग को चेंज कराते रहिए। ठीक है ना? साथ ही साथ आपके घर में जो अप्लायंसेस हैं, जैसे आपका मिक्सर ग्राइंडर है या फिर आपका कूलर है, पंखा है या फिर वॉशिंग मशीन है, अगर ऐसे अप्लायंसेस है तो टाइम टू टाइम उनका जो है ना ओवरहॉलिंग, सर्विसिंग ये सब करवाते रहिए। अगर आप लोग ऐसा करवाएँगे तो आपकी मशीन का लाइफ़ अच्छा रहेगा। अभी जैसे कूलर का जो है सीज़न जा चुका है, तो क्या करिए कूलर को निकलवाइए, ले जाइए वर्कशॉप में और वहाँ पे उसका अच्छे से ओवरहॉलिंग करवा के, सर्विसिंग करवा के, ग्रीस-व्रीस ऑयलिंग सब करके उसको पैक करके रख दीजिए। ऐसे क्या होगा आपका कूलर अच्छी मतलब सर्विसिंग में अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने बस उठा के रख दिया, साल भर के बाद जब आप लगाने जा रहे हो देख रहे हो कि कहीं मोटर जाम हुआ पड़ा है या फिर उसकी वाइंडिंग जल गई है, ऐसा कुछ ये सब चीज़ें आप थोड़ा-सा मेंटेन कीजिए। साथ ही साथ आपका जो पंप होता है, पानी आप अगर अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हो, तो आपके लिए जेट पंप है या सबमर्सिबल है, इनका एक अल्टरनेट अच्छा ऑप्शन रख लीजिए। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं, फ़ोन चार्ज पे रखा होता है, अचानक से आए, उठा के बात करना शुरू कर दिए। कभी भी ऐसा मत कीजिए। आप चार्ज हो रहे फ़ोन को पहले ऑफ़ करके डिस्कनेक्ट कीजिए, फिर उसको अटेंड कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, हमेशा फ़ोन सूखे हाथों से उठाएँ। ऐसा मैं बहुत बार देखा हूँ, हाथ धो लिया, तुरंत फ़ोन आया, उठा लिया गीले हाथों से या नहा करके आए, उसी टाइम पे जो है फ़ोन को अटेंड कर लिया या नहाते टाइम बहुत लोग फ़ोन अटेंड कर लेते हैं। नहीं, हाथ को पहले अच्छे से पोंछिए, सूखे हाथों से फ़ोन को उठाइए, ठीक है ना? क्योंकि 1 वोल्ट काफ़ी होता है आपको झटका देने के लिए। ओके, इसके बाद आपको हाँ, बरसात जब हो रही होती है, बिजली जब कड़क रही होती है, तब क्या कीजिए वो पुराना अपना जो आइडिया है, क्या प्लग निकाल लिया, टीवी का प्लग निकाल लीजिए, रेफ्रिजरेटर का निकाल लीजिए, कंप्यूटर का निकाल लीजिए, ठीक है ना? अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था, एक कंप्यूटर का मतलब पूरा का पूरा वायरिंग जल गया था। जबकि घर में अर्थिंग करा हुआ है, कंप्यूटर जो है उसके साथ यूपीएस के साथ जुड़ा हुआ है, सब कुछ है, फिर भी सीपीयू की वायरिंग उड़ गई थी। तो ऐसा होता है, एक्चुअली में होता है, तो पुरानी ज़माने की बात सोच के उसको मत टालिए। ऐसा आप जो है प्लग निकालिए, बारिश जब हो रही होती है, जब ब ब बहुत ज़ोर-ज़ोर से बिजली कड़क रही होती है, उस टाइम पे। अच्छा, इसके बाद आपको बता दूँ कि आपके लोहे के अगर खंभे लगे हुए हैं, बहुत बार क्या होता है पुराने ज़माने में लोहे के ही खंभे इस्तेमाल करते थे। तो अगर आपके खंभे लोहे के बने हुए हैं, तो कंसर्न्ड ऑफ़िसर से बात कीजिए और उसको हटवा करके सीमेंट का पोल लगवाइए। और पोल लगवाने में आपका अकेले का कभी भी काम नहीं होता है, पूरे कॉलोनी का जो है इसमें योगदान लेना पड़ता है। तो आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि मैं अकेले
अकेले जाऊँगा काम हो जाएगा, नहीं। अपने कॉलोनी वासियों के साथ में जाइए ऑफ़िसर्स के पास में, और कल ही हमने जो है न्यूज़ में आपको सारे ऑफ़िसर्स के फ़ोन नंबर वगैरह दे दिए थे। तो आप उनसे मिलिए, मिल कर के इस बारे में डिस्कशन कीजिए और सीमेंट के पोल को लगवाइए, रिप्लेसमेंट करवा लीजिए लोहे के पोल को, ठीक है ना? अच्छा, और तार के आस-पास में टहनियाँ लटकी होती है, उनको ट्रिमिंग कराइए। मैं नहीं बोलता पेड़ काट के उड़ा दो, नहीं। ट्रिमिंग कराइए पेड़ों को, ताकि उनके टहनियाँ जा कर के तार में उलझ ना जाए। अच्छा, टूटा है, लटका है, ढीला है, नीचे लटका हुआ जो भी तार है, उसको तुरंत से तुरंत ठीक करवाइए। मैं देखा हूँ 2-4 जगह में, न्यू कॉलोनी के अंदर में भी 1-2 जगह मैंने देखा है, जहाँ पे ऐसे तार लटके हुए हैं, एकदम रोड के आस-पास में लटके हुए हैं। तो ऐसे जगह पे आप क्या कीजिए, कंसर्न ऑफिसर्स को, लाइनमैन को, फोरमैन को फ़ोन करके बताइए कि भई ये तार लटक रहा है, इसको सही करवाओ, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग का क्या होता है, वो जो पंप वाली स्टार्टर बॉक्स होती है, या फिर आपका जो मीटर होता है, जिसको रीडिंग करने के लिए आते हैं, एक खुला है, उसमें पानी घुस जाता है, खराब हो जाएगा आपका स्टार्टर, आपका मीटर, ये सब। आप इसको पहले ठीक कराइए, कवर बॉक्स लगवाइए उसके ऊपर में, हाँ? और अगर नहीं कवर है तो नया ऑर्डर कर लीजिए, गवर्नमेंट को बोल कर के नया मीटर ले लीजिए, या फिर नया स्टार्टर डब्बा खरीद लीजिए आप। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं सर, 1500 2000 में काम हो जाता है। इतना 1000 रुपए के अंदर ये सब काम हो जाता है। ज़िंदगी प्यारी है, समझ रहे हैं ना? कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट मत करवा बैठिएगा घर में। अच्छा, इसके बाद हाँ, और एक चीज़, कभी भी खुद से कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रिपेयर करने के लिए मत जाइएगा। मैं बहुत बड़ा टेक्नीशियन हूँ, जेब में से मैंने टेस्टर निकाल के चेक कर लिया, नहीं, कभी भी किसी की भी जान को कोई भी खतरा हो सकता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी काम करवाइएगा कोई भी, तो एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर ही करवाइएगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मैं खुद से कर बैठा तो कुछ नहीं, एक अच्छे इलेक्ट्रीशियन से काम करवाइएगा, ओके? इसमें कोई कंजूसी नहीं। और एक चीज़, ये फेंसिंग लगी हुई है पीछे में, हाँ, खेतों में भी ऐसा करते हैं, क्या करते हैं लोग, नीचे-नीचे में खेत के करंट की फेंसिंग लगा देते हैं। ऐसा मत कीजिए, ये कानूनन जुर्म है। मुझे मालूम है कि बहुत लोग, अभी खेती का मौसम चालू होने वाला है, अभी जो है जानवरों से रक्षा के लिए अपने खेत को जो है करंट के फेंसिंग से फेंस करवाएँगे, ऐसा मत कीजिए, ये कानूनन जुर्म है। कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले कहीं पहुंच गए, उनको अगर मिल गया, तो बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है, ठीक है ना? तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं बताने की आपको कोशिश किया कि बारिश के मौसम में क्या-क्या करना है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना है, मैं मेरे घर में भी करवाया हूँ, मौका मिलेगा तो आपको दिखाऊँगा। मैंने गड्ढा कराया है, और उस गड्ढे के अंदर में जो है एक 3 फीट का गड्ढा है, 3 फीट गड्ढा करा करके उसमें एक रिंग डाल दी है सीमेंट की, और फिर रेती कंकड़ से भर के उसको ढक्कन से ऑफ कर दिया है। ये क्या है? ये एक टाइप का रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट है। हम लोग क्या करते हैं, पंप चला करके जो है पानी निकाल तो लेते हैं बोरवेल से, लेकिन ज़मीन को वापस पानी भी तो देना है। ऐसे में क्या कीजिए, हमेशा जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट बनवाइए अपने घर में। छोटा-सा ही सही बनवाइए ज़रूर। आप पंप गाड़ने के लिए गड्ढा करा सकते हो इतना बड़ा, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 2-3 फीट गड्ढा नहीं करा सकते सर? थोड़ा-सा करा के देखिए, आपका जो है वाटर चार्ज होता रहेगा ज़मीन के अंदर, बहुत बढ़िया आपको रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। नहीं तो एक टाइम आएगा, आज से 20-30 साल के बाद आप शायद रहे ना रहे, लेकिन पानी किल्लत हो जाएगी आपके घर में, ये याद ज़रूर रखिएगा। अच्छा, चलिए कमेंट्स ले लेते हैं आज की। हुँ। गवर्नमेंट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ बोल देखिए, गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो जो नया वाला पुराना वाला गवर्नमेंट स्कूल है, अपने राजा जेरोक्स के सामने की गली के अंदर जाने पे आता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। और बात करें पेट्रोल पंप वाले जेडपी स्कूल की, तो उसका भी ठीक ठाक है। और अपना जेडपीएचएस जो सरसिलक वाला है डाड़ा नगर के पास में, वहाँ पे थोड़ा सा मरम्मत करवाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है ना? और कॉलेजेस की बात करूँ तो अपना जूनियर कॉलेज जो है पहाड़ के ऊपर, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, उसमें आधी बिल्डिंग नई बन गई है और आधा नया बनाना बाकी है। तो फंड धीरे-धीरे आ रहा है, उस हिसाब से उन लोग जो है अपने बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। काफ़ी पुरानी-पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये सब, इनको रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। सबसे बुरी हालत है अपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की, उसका पुराना ही बिल्डिंग एसकेई वालों ने जो बनाया था वही चल रहा है। सामने में इन लोग बस पैसा खर्चा करके एक हॉस्टल बना दिए हैं, गर्ल्स हॉस्टल। और गर्ल्स हॉस्टल ठीक है, लेकिन अपना डिग्री कॉलेज थोड़ा-सा खराब हालत में है। देखेंगे गवर्नमेंट इसको लेकर के कब जो है स्टेप उठाती है। तो 3 बिल्डिंग्स मैं बताया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एक, आधा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, और जेडपीएचएस जो सरसिल्क वाला है गर्ल्स और बॉयज़ का, इनको थोड़ा-सा रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्कूल कॉलेजेस का। अच्छा, आरटीसी बस स्टैंड को लेकर आपकी क्या देखिए, आरटीसी बस स्टैंड का ऐसा है ना दोस्तों, आरटीसी बस स्टैंड पालवाई पुरुषोत्तम राव साहब बनवाए थे।
तब के ज़माने में चंद्रबाबू नायडू की सरकार हुआ करती थी और ये गौड़म नगेश जो आज हमारे एमपी है, उस टाइम पे बहुत से एमएलए हुआ करते थे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे। तो पहले जो है बस स्टैंड हमारा था अंदर एसपीएम बाला भारती स्कूल के सामने, ठीक है ना? चन्ना रेड्डी नाम का एक ग्राउंड हुआ करता था, उस ग्राउंड के अंदर में बस स्टैंड था। वहाँ से उठा कर के उसको इतना दूर लेके आया गया और जो है उस टाइम पे बनाया था ये बिल्डिंग जो आप अभी देख रहे हो। इसको रिकंस्ट्रक्शन कराने की ज़रूरत तो है। दूसरी चीज़ क्या है, प्लेटफ़ॉर्म के नंबर ठीक है, लेकिन वो जो बस जहाँ घुसती है और जहाँ से निकलती है, ये जो इनलेट और आउटलेट है ना, बहुत ख़राब हालत में है, टूट गए हैं, फूट गए हैं। जब बस घुसती है बस स्टैंड में, एक बड़ा झटका लगता है, या बस स्टैंड से निकल रही होती है तब बड़ा झटका लगता है, बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा बस स्टैंड के पास आरटीसी को बहुत बड़ी लैंड है सर, कितना बड़ा लैंड है आप सोच नहीं सकते। डिपो बनवाने के लिए लैंड बना के दिया गया था, लेकिन डिपो तो बना नहीं। आसिफाबाद में खुल गया डिपो, यहाँ खुला नहीं है अभी तक और पता नहीं ये फ़िज़िबल है या नहीं, खुलेगा भी या नहीं। वैसे मैं आरटीसी के विषय में आप लोगों से एक अलग चर्चा करूँगा, क्योंकि एक जने मुझे बोले थे आप रेलवेज़ के बारे में बात तो कर दिए, रोडवेज़ के बारे में भी कब बात करोगे बताना। तो आरटीसी और बाकी के रोडवेज़ के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है ना? रेलवे स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी चर्चा हो गई है। वहाँ पे लिफ्ट बनाने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ क्या है, 3 नंबर जो प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है, वहाँ पे प्रॉपर्ली शेड नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने पानी की व्यवस्था आपको 2 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे भी बहुत कम है, लेकिन 2 नंबर प्लेटफ़ॉर्म में शेड अच्छा है, बैठने की अच्छी व्यवस्था है। बस ये 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो लिफ्ट चाहिए, दूसरा जो है 3 नंबर प्लेटफ़ॉर्म में बैठने का, शेड का और पीने के पानी की व्यवस्था चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों को रेलवेज़ के मामले में देखनी है। हाँ, नेक्स्ट इंदिरा मार्केट। हाँ, इंदिरा मार्केट के बारे में एक आर्टिकल मेरे ख़्याल से आज या कल ही आया था ईनाडू पेपर में कि मार्केट इतना छोटा पड़ रहा है कागज़ नगर वालों के लिए कि गिने-चुने लोग ही जो है मार्केट के अंदर सब्ज़ी बेचने के लिए बैठ पा रहे हैं। और मतलब अब देखिए कागज़ नगर की आबादी करीब-करीब लाख के ऊपर है, तो खाने वालों की संख्या भी बहुत है और सब्ज़ी बेचने वालों की संख्या भी बहुत चाहिए। अभी-अभी अब आप इंदिरा मार्केट के अंदर जाके देखोगे तो मुश्किल से 20, 30 या 40 वेंडर्स की जगह होगी अंदर। और बाकी के जो वेंडर है ना, वो रोड के ऊपर बैठ के रहते हैं। अम्बेडकर चौक से लेके पोटी श्री रामुलु चौक तक रोड पे आपको वेंडर दिखाई देंगे। तो ऐसा रोड पे वेंडर्स बैठाना अच्छी बात नहीं है सर। अभी दरअसल क्या है, टाउन प्लानिंग भी एक चीज़ होती है, अर्बन प्लानिंग जिसे कहा जाता है। तो अर्बन प्लानिंग के तहत एक ऐसा अल्टरनेट ढूँढ के रखना चाहिए, जहाँ पे इंदिरा मार्केट का कैपेसिटी बढ़ाया जाए या उसका दूसरा एक कॉम्प्लेक्स तैयार करके दिया जाए। अबैंडन्ड बिल्डिंग कोई ढूँढ करके उसको तोड़ के उसकी जगह पे जो है इंदिरा मार्केट का दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, ताकि थोड़े लोग उधर जा सकें, थोड़े लोग इधर जा सकें। अब है सो जगह को आप बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि आस-पास में बहुत सारे लोग रहते भी हैं ना सर। अब वहाँ पे क्या करेंगे, उनके घर को तोड़ के बनवाएँगे क्या? नहीं। तो इंदिरा मार्केट के 2 अलग-अलग मेरे ख़्याल से कॉम्प्लेक्सेस बनने चाहिए। मार्केट में ढूँढना चाहिए ऐसा कि कहाँ खाली जगह है, वहाँ पे दूसरा कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और एक बता दूँ, पेट्रोल पंप इलाके में भी बहुत ग्रोथ है। तो पेट्रोल पंप इलाके में भी एक छोटा-सा मार्केट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, जैसा अभी इंदिरा मार्केट का है ना 20-30 की कैपेसिटी वाला। साथ ही साथ वेट मार्केट और वेजिटेबल मार्केट दोनों को अलग-अलग रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो है लोग जैसे मारवाड़ी हो गए, जैन हो गए, ये लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं। इन लोगों को मांस मच्छी बिल्कुल नहीं जमता। अब यहाँ सब्जी बिक रही है, सामने मटन कट रहा है, उन लोगों को कैसा लगेगा आप एक बार सोच के देखिए। अच्छा नहीं लगता ये चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ छोटी मार्केट जो है, वो एलबीएस मार्केट, लाल बहादुर शास्त्री मार्केट जिसका नाम रखा गया था, उसको क्या करना चाहिए, फिर से जो है री-एस्टैब्लिश करना चाहिए। पहले क्या होता था, अंदर गोल बाज़ार सर का एक रहता था, ठीक है ना? गोल बाज़ार के जैसा रहता था। सेंटर में जो है वेट मार्केट रहती थी, मतलब आपका चिकन मटन वगैरह बिकते थे और आस-पास में जो है पूरा वेजिटेबल मार्केट रहता था गोल में। तो अच्छा सिस्टम था वो। पता नहीं क्या हुआ, पूरा वेट मार्केट इसमें रह गया, वेजिटेबल मार्केट को उठा के रोड पे फेंक दिया। अभी सारे वेजिटेबल वेंडर जो है रोड पे बैठे हुए हैं। अच्छा, पहले 40-50 वेंडर बैठते थे, अभी करीब-करीब 60-70 वेंडर्स बैठ रहे हैं। तो एलबीएस मार्केट को भी थोड़ा-सा रिकंस्ट्रक्ट करा के फिर से चालू कराने की ज़रूरत है। रोड के ऊपर आप सब्ज़ी बेचने के लिए बैठोगे तो आपको कैसा लगेगा सोचिए। अभी बारिश का सीज़न आ रहा है, आपको अगर मैं बोलूँ रोड के ऊपर बैठ के सामान बेचो, कीचड़-विचड़ लग जाएगा, कितनी कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होंगी आप सोचिए। ये रोड के ऊपर बैठना बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। इससे क्या होता है, एक तो आपका भी परेशानी, खरीदने वाले को भी परेशानी, फिर रोड जाम होता है सो अलग, फिर उसमें क्या होता है, हम खड़े होकर सब्ज़ी खरीद रहे हैं, पीछे से पुलिस वाला आके चालान मार देता है। ये सारी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं। इसके लिए मेरे ख़्याल से ये एक चीज़ होना चाहिए कि इंदिरा मार्केट का फ़ेज़ 2 एक खुलना चाहिए। भले वो इंदिरा मार्केट के नाम से
ना हो, दूसरे मार्केट के नाम से आप उसको चलाओ। हाँ, दूसरा आपको जो है पेट्रोल पंप एक छोटा कॉम्प्लेक्स खोलना चाहिए और छोटी मार्केट एलबीएस मार्केट को रिकंस्ट्रक्शन कराने की ज़रूरत है। इससे क्या होता है, ये जो पैसे होते हैं ना मार्केट्स के, ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से म्युनिसिपैलिटी को या मार्केट कमेटी को मिलता है। इससे एक अच्छा कैश फ्लो बनेगा, कागज़ नगर में डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। आप वही कौटाला वालों जैसे रोड पे बैठ के सामान खरीदोगे, सिरपुर वालों जैसे, अच्छा थोड़ी दिखेगा सर, आप कागज़ नगर वाले हो। शहर है ये, शहर, गांव नहीं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन रोडों की हालत। हाँ, मेन रोडों की हालत बहुत ख़राब है। इलेक्शन हुआ उसके पहले जो है थोड़ा बीटी रोड डाले थे, थोड़ा नहीं अच्छा ही बड़ा बीटी रोड डाले थे अपना यहाँ एनटीआर चौरस्ते से शुरू करके ईएसआई टर्निंग के सामने से एकदम वहाँ पे राजीव चौक तक, फिर वहाँ से राइट में तीरंदाज के तरफ, तीरंदाज से फिर सामने से आपका अंबेडकर चौक और लास्ट में एकदम जो है रेलवे गेट संजीव भैया कॉलोनी तक रोड बनी थी, बढ़िया रोड बनी थी। लेकिन उस बढ़िया रोड की अभी पोल खुल रही है, उसमें ढेर सारे गड्ढे बन गए हैं। स्पेशली आप जो मार्केट में जब आप पहुंचते हो, आप जैसे ही तीरंदाज से लेफ्ट को मुड़े पोटी श्री रामुलु चौरस्ते की तरफ जा रहे हो, अंबेडकर चौक की तरफ, इतना ख़राब रोड है ना सर। सबसे पहले आपको वो बुक्का रामुलु साहब का एक मेडिकल शॉप है, वहाँ पे एक गड्ढा मिलेगा। फिर आगरा लेदर वर्क्स के सामने एक गड्ढा मिलेगा। गांधी चौक की टर्निंग के पास में एक गड्ढा मिलेगा। अंबेडकर चौक तक जाते जाते आपको नानी याद आ जाएगी, इतने गड्ढे हैं वो रोड पे। पता नहीं कौन वो रोड बनवाया और पता नहीं कौन वो रोड सैंक्शन कराया। तो ये रोड को एक बार फिर से कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। बीच बीच में इंसानों का भी एक एक प्रभाव होता है कि पाइपलाइन डाल देंगे तो वहाँ गड्ढा कर देंगे। आप देख सकते हो फॉरेस्ट ऑफिस के सामने में एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है इसी रोड के ऊपर। अच्छा, अपना जो ये मेन रोड है एसपीएम वाला, इतने स्पीड ब्रेकर है जिसको कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं भी है उसको भी कमर का प्रॉब्लम आ जाएगा। हर मतलब एक एक पॉइंट पे दो स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं। सिमिलर चीज़ आप लॉरी चौरस्ते से जब आप बालाजी नगर बोर्ड की तरफ जाओगे, हर कदम पे एक 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 स्पीड ब्रेकर। क्या ज़रूरत है भाई इतने स्पीड ब्रेकरों की, समझ में नहीं आता। इतने नहीं होने चाहिए, 2-4 लगाओ, 6-8 लगाओ, ये 10-12 स्पीड ब्रेकर लगाने की क्या ज़रूरत है। और एक मैं देखा उधर में है अपना संगम बस्ती से लेके मार्केट आती जो रोड है, उसमें भी ढेर सारे स्पीड ब्रेकर हैं। अभी हालांकि थोड़े उसमें तोड़ दिए गए हैं, राहत की बात है, लेकिन एक ज़माना था उसमें 12-12 स्पीड ब्रेकर हुआ करते थे। तो इतने स्पीड ब्रेकर नहीं होने चाहिए। और एक चीज़ मैं देखा हूँ, अपने मेन रोड की बात ही बता रहा हूँ कि एक रोड बनाया गया है छोटी मार्केट से लेकर के डाड़ा नगर जाने के तरफ, एक रोड का शुरुआत हुआ है, वो अभी तक डाड़ा नगर पहुंचा नहीं है, उसको फेज़ वाइज बना रहे हैं। मैं देखा राम मंदिर पार होते ही जैसे वो बड़ा वेलफेयर सेंटर ग्राउंड आता है, रोड आधा हो गया है, मतलब एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, अब झुक गया है रोड, बीच में बड़ी दरार आ गई है रोड के। बोल रहे हैं कि लॉरियों के चलने की वजह से हुआ है ऐसा। अब क्या है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन वो भी एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। उस बीच वाले गड्ढे में बाइक्स और साइकिल्स के टायर फंसने से बहुत दिक्कत पेश आ रही है लोगों को। तो ये सब है मेन रोडों की हालत। कल एक हम लोग न्यूज़ में देखे कि ब्रिज ही गिर गया नीचे अपने गैस गोदाम के बाजू से मेराज नगर जाती हुई रोड पे। तो ये सब है, थोड़ा सा रोडों के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। अगर कागज़ नगर में देखा जाए ना, रोड अगर बन गए ना, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता कागज़ नगर का। कागज़ नगर वाले रोड को लेके बड़े ऑब्सेस्ड हैं। एक बार रोड क्या बन गया ना, उन लोग को बाकी टेंशन खत्म हो जाते कि भैया बाकी सब ठीक है चलता रहेगा, रोड तो अच्छी है कागज़ नगर में। तो कागज़ नगर वालों का दिल जीतने के लिए सबसे बेस्ट है, पहले रोड बना दो, पहली फुर्सत में रोड बना दो। सीमेंट का है, बीटी का है, जो भी है, फर्स्ट फाइन क्वालिटी का रोड बनाओ जो कि कम से कम 4-5 साल चले। 4-5 साल चलने जितनी तो अपने पास ताकत है नहीं, बस यही 1-2 साल, 1-1.5 साल बारिश होती झड़ जाता रोड, यही हालत में रोड बन रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए 4-5 साल एक रोड टिक जाए, बढ़िया हो जाएगा। कागज़ नगर वाले आधा टेंशन भूल ही जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो अंदर अंदर की गलियां हैं, जैसे अपना कौसर नगर में है और अपना जो है बालाजी नगर में है, आदर्श नगर में है, मारुति नगर में, अंदर अंदर के रोड बहुत ही बेकार हालत में। लोग पता नहीं क्यों वहाँ पे घर बना के जी रहे हैं यार, क्या है पता है। ड्रेनेज का पानी रोड में, रोड का सीमेंट ड्रेनेज में ऐसा हो गया है हालत। हाँ, नेक्स्ट ड्रेनेज। यस, ड्रेनेज को लेकर के दिक्कत है। पहले जब एसपीएम की कॉलोनी, सर सिल्क की कॉलोनीज बनी थी, बहुत ही प्लानिंग के साथ में ड्रेनेज बनाया गया था। अभी कुछ दिन पहले की आपको एक स्टोरी बोलता हूँ कि सर सिल्क में गया था मैं, पार्क लाइन के पास में 2-3 लोग मिले मुझे। वो दोनों तीनों ने क्या बोला, हमारे घर के पीछे की नाली साफ़ नहीं है। साफ़ होगी भी कैसे, साफ़ हुई कितने सालों पहले। और एक क्या होता है, अभी ड्रेनेज ऐसा है, वो साफ़ करेंगे नहीं तो धीरे 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 मट्टी यहाँ तक आ जाएगी। मतलब इतनी जगह आपकी भर गई ना, तो ड्रेनेज की हाइट जो है ना छोटी हो जाती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ज़रूरत है ड्रेजिंग कराने की। ड्रेजिंग नाम का एक होता है काम, तो शायद यहाँ वाले कभी कराए नहीं, मालूम नहीं इनको। ड्रेजिंग कराने से क्या होता है, नाली फिर से अनक्लॉग होकर खुल जाती है।
उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक तो ईंट के बने हुए ड्रेनेज थे वो सब, और ईंट के बने हुए ड्रेनेजों का क्या होता है, ये 2-3 ईंट खुल गई कि पूरा ड्रेनेज कोलैप्स हो जाता है, वो एक प्रॉब्लम। दूसरी एक प्रॉब्लम क्या है, ये अपना ड्रेजिंग नहीं कराया है, तो ड्रेजिंग कराना ज़रूरी है। और एक 2-3 आदमी लोगों से बोलने से नहीं होगा, पूरे के पूरे कॉलोनी को रोड पे उतरना पड़ेगा कि भाई हमारे पीछे का ड्रेनेज ख़राब है, इसको ड्रेजिंग कराओ या इसको बनवाओ, कुछ तो भी करो। सिर्फ मेरे कान में बोल देने से समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता। ज़रूरी है आप लोगों को 20-30 लोग आप सड़क पे उतरो, मुझे बुलाओ, मैं वो न्यूज़ कवर करने के लिए आऊँगा। बैठो एक जगह पे, बैनर लेके हाय तौबा मचा दो, हो जाएगा आप लोगों का काम। समझ रहे हैं ना, मैं कोई म्युनिसिपैलिटी का एजेंट नहीं हूँ, या सरकार मेरी नहीं है कि मैं बोल दूंगा काम हो जाएगी। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी बात को 100 लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, लेकिन 100 लोगों का काम मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। ये है डिफरेंस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, करंट का मैं ऑलरेडी बोल दिया, ये सारी चीज़ें हैं। आज भी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। थोड़ा सा केयर कीजिए करंट के विषय में, पानी के विषय में, नाली के विषय में। हाँ, थोड़ा सा देख देख के चलिए, क्योंकि बारिश का सीज़न बड़ा खतरनाक सीज़न होता है, और इसमें अपने को थोड़ा सा सब्र रख के चलने का काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। बड़ी खुशी की बात होती है, बारिश होना अच्छी बात है, मतलब अपना खेत वेत सब चलता है बारिश से ही। लेकिन चूँकि हम लोग एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जिसका कोई प्लानिंग ही ठीक से नहीं हुआ है, जिसका प्लान अच्छा था उसको हम लोगों ने बिगाड़ दिया है, जिसका जो शहर बहुत ही अच्छा था उसको हम लोगों ने बंद कराया है। देखा जाए तो हमारी किस्मत ऐसी है कि एक चलता-फिरता ग्रासिम कंपनी का सिल्क बंद हो जाता है, एक चलता-फिरता एसबीएम बंद होके फिर से खुल जाता है, एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर हुआ करता था अपना कागज़ नगर, एक रातों-रात एसकेई कॉलेज खुल जाते थे। हाँ, आज एक पॉलिटेक्निक खुलना बोले तो बीटेक कॉलेज खुलना, मतलब इतना मुश्किल अपने कागज़ नगर में, बहुत परेशानी का काम है। खैर ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि जो भी काम करना है सब मिल कर के करना है। आपके एरिया में कोई भी परेशानी रहे, आप लोग मिल के कीजिए, एक 20-30 जने मिल कर के आवाज़ उठाइए। होना है तो म्युनिसिपल ऑफिस तक पहुँचिए, एमआरओ ऑफिस तक पहुँचिए, जहाँ आपका काम होता है वहाँ के ऑफिस तक, एमएलए के घर तक पहुँचिए। लेकिन अकेले कुछ नहीं होने वाला है। आप 20-30 लोग जमा होंगे, 50-100 लोग जमा होंगे, तभी जो है कुछ ना कुछ काम होगा। क्योंकि इतना ज़्यादा मेस बना हुआ है ना कागज़ नगर शहर, कि अधिकारियों को भी समझ नहीं आ रहा कि पहले कौन-सा प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, ठीक है ना? उनके पास कोई ऐसा दूरदृष्टि नहीं है कि एक-एक करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, अगर कुछ कमेंट्स बाकी रह गए तो कर दीजिएगा। मंगलवार को उस विषय पे हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।